नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग दुबे और एससी बोस सिविल सर्विसेज एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है स्वामीनाथन आयोग। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि अध्यादेशों को या 3 बिलों को पास किया गया है और जिसके विरोध में किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसमें किसान मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो आज चर्चा करेंगे आखिर स्वामीनाथन आयोग क्या था और इसकी सिफारिशें क्या थीं और इसकी सिफारिशें लागू होने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्वामीनाथन आयोग आखिर ये चर्चा में क्यों है। क्लियर? देखिए, स्वामीनाथन आयोग जो चर्चा में है उसके लिए आप देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल 3 अध्यादेश लाए गए हैं और जिसकी वजह से सीमा पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसके मामले में कोई भी गंभीर निर्णय नहीं हो पा रहा है। और इसमें किसानों की मांग क्या है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। तो आखिर देखते स्वामीनाथन आयोग है क्या। देखिएगा, 2004 में केंद्र सरकार द्वारा MS स्वामीनाथन आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था और इसको बोलचाल की भाषा में स्वामीनाथन आयोग ही कहा जाता है। और इस आयोग द्वारा जो 2004, 5 और 6 में रिपोर्ट पेश की गई थी, टोटल 5 रिपोर्ट पेश की गई हैं और इसमें जो रिपोर्ट है, टोटल 5 रिपोर्ट्स में से लगभग अंतिम रिपोर्ट है वो आपको 2006 में उन्होंने पेश कर दी थी। क्लियर? तो 2006 में इन्होंने 5वीं रिपोर्ट भी पेश कर दी है। तो आप देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या क्या। तो इसमें बेसिकली बात की गई है कि सभी को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि देश में कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को वृद्धि करना, यानी देश में कृषि उत्पादकता। आज अगर देखते हैं देश के अंदर जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है वो टोटल GDP का 17% कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहा है और देश की लगभग 49% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो इससे हमें साफ निर्धारित होता है कि 17% GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद 49% जनसंख्या अगर उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्टिविटी लगभग 20,000 के समथिंग बैठती है। और इंडिया में अभी जो टोटल पर कैपिटा PCI पर कैपिटा जो इनकम है वो आपकी लगभग 1,41,000 के समथिंग बैठती है। ठीक है। तो 1,41,000 के समथिंग पर कैपिटा इनकम है, लेकिन किसानों की पर कैपिटा इनकम कितनी है? लगभग 20,000। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर लगी पड़ी है। ठीक है। तीसरा बात की गई है कि जो पहाड़ी और शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र हैं और ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ किसानों को विशेष कार्यक्रम का सुझाव, क्योंकि ऐसे एरिया जहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी है या अलग अलग तरीके से खेती की जा सकती है, तो उनको वहाँ पर सुझाव दिया जाए जिससे कि वो अपनी कृषि की इनकम को बढ़ा सकें। ठीक है। साथ ही कहा गया कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और उनकी लागत को कम किया जाए जिससे कि विश्व स्तर पर उनको प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट बहुत कम है, ना के बराबर हम कह सकते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए स्वामीनाथन आयोग ने उसको सिफारिश की थी। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात की गई थी। इसमें MSP भी शामिल है कि भाई किसानों को जो लागत आ रही है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लगभग 1.5 गुना किया जाए, इस पर भी उन्होंने बात की थी। ये बेसिकली फंक्शंस हैं जिनके ऊपर स्वामीनाथन आयोग ने इन मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा गया था। ठीक है। अब देखते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें। तो बेसिकली सिफारिशें भूमि सुधार पर भी हैं। ठीक है। और इन्होंने सिंचाई सुधार की बात की थी, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया था। इन्होंने किसानों के लिए सस्ता कर्ज की बात की गई थी, किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उसको रोकथाम के लिए बात किया था, किसानों की समस्याओं को ठीक करने के राज्य स्तरीय आयोग के गठन की बात की गई थी, जैव संसाधनों को विकसित करने की बात की गई थी और उसके साथ साथ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी बात की गई थी कि भाई इनको 1.5 गुना किया जाए। वित्त बीमा पर भी बात इन्होंने की थी, वित्त बीमा लगभग इनको महिलाओं को भी प्रोवाइड किया जाए, रोजगार इसमें इफेक्टिव बने। तो ये सब स्वामीनाथन आयोग द्वारा कहा गया था। इनकी आयोग की प्रमुख सिफारिशें इन क्षेत्रों में सुधार करने को लेकर थी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमि सुधार।
तो भूमि सुधार में हम देखेंगे कि देश में जो, क्योंकि देश में एक लंबे समय तक राजशाही रही है, तो उसकी वजह से जो जो ज़मीन है, मेनली लैंड है, वो बेसिकली कुछ हाथों में सेंट्रलाइज होकर रह गई है। उसके बाद भी भूमि सुधार काफ़ी सरकार द्वारा किए गए, लेकिन अभी भी जो लैंड का प्रमुख भाग है वो कुछ ही लोगों के पास है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देश में 50% जो पॉपुलेशन है उनके पास केवल 3% हिस्सा ही है भूमि का, जो हिस्सा था जब देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें 86% जो है ना फार्मर्स, वो 86% फार्मर या तो स्मॉल हैं या मार्जिनल हैं। यानी कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? स्मॉल जो फार्मर होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर होते हैं 1 हेक्टेयर से, मार्जिनल फार्मर सॉरी, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और देश की टोटल जनसंख्या में 86% जो फार्मर हैं वो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। क्लियर? तो ऐसे केस में जब देश की 86% मार्जिनल और जो छोटे किसान या सीमांत किसान हैं, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, ठीक है। सेकंड इसमें कह रहा है कि 54% जो है ना वो 10% अमीरों के पास हैं, ठीक है। तो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें भूमि सुधारों पर भी जोर दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो बेकार ज़मीनें हैं वो भूमिहीनों को बांटने के लिए भी इन्होंने सिफारिश की है। और ठीक है, साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्र में पशु चराने की बात की गई, क्योंकि जो पशुपालन है इसके बारे में इन्होंने सिफारिश की है। जो पशुपालन है वो पशुपालन कृषि से संलग्न है। तो अगर हम कृषि से संलग्न पशुपालन की अगर इनकम को बढ़ा दें, यानी कि अगर उनके पास ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करा दें जिससे कि उनके दूध को या उनके जो भी प्रोडक्टिविटी निकल के आती प्रोडक्ट होता है, उनके प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट तक पहुंच हो जाए, तो किसानों की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो लेकिन उनके पास क्या है कि पशु रख सकते हैं लेकिन उनके पास चराने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें पशुओं को चराने का हक उनको दिया जाए। सेकेंडली इन्होंने बात की थी सिंचाई सुधार पर, ठीक है। तो लगभग आज टोटल जो 60% भाग है इसको लगभग 192 मिलियन हेक्टेयर बोलते हैं। तो इसका लगभग आज भी किस पर? वर्षा पर निर्भर है। कितना? लगभग 60% भाग आज भी वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो पूरे भारत में लगभग 30% पार्ट ऐसा है, 35% जो 30%, 35% या 40% तक जो आज नहरों से, नलकूपों से या अन्य सिंचाई के माध्यम से उनको प्रॉपर सिंचाई हो पाती है। बाकी का जो 60% भाग है वो आज भी वर्षा के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि जो 60% एरिया है वहाँ पर जो वर्षा पर निर्भर जो भी फसलें होती वही फसलें ही वो लोग अपने खेत में बो सकते हैं, उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते उनके, यानी कि जो परंपरागत जो फसलें हैं उसी को वो लोग लगाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से कोई उनको इनकम है वो परंपरागत इनकम चली आ रही है, लेकिन उसमें कोई भी उनके आर्थिक स्तर में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। आयोग ने साथ ही सलाह दी है कि किसानों के पास जो पानी की उपलब्धता है वो लगभग सभी किसानों के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही पानी की आपूर्ति और जो रिस्टोरेशन है वर्षा के जल का उसको भी बढ़ाने पर जोर दिया था, ठीक है। पानी के स्तर को सुधारने पर भी उन्होंने बात की थी, कुआं शोध कार्यक्रम पर भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। साथ ही इन्होंने मिलियन वेल्स रिचार्ज स्कीम पर भी इन्होंने पूरी सिफारिश की थी कि भाई इस पर भी फोकस किया जाने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा है हमारा कृषि उत्पादकता पर जोर। तो कृषि उत्पादकता पर इन्होंने जोर दिया क्योंकि आज इंडिया की स्थिति ये है कि टोटल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्ट है वो लगभग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। तो आज इंडिया में लगभग 30 कुंटल पर हेक्टेयर एवरेज जो है धान पैदा होता है, वहीं पर जापान में 64 कुंटल होता है, दक्षिण अफ्रीका में 66 कुंटल होता है, आपका चीन में 63 कुंटल होता है। वहीं मक्के की बात कर लें तो इंडिया में 16.6 कुंटल होता है और चीन में 48.8 कुंटल होता है, अफ्रीका में 84 कुंटल होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इंडिया में बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश एंड श्रीलंका जो इंडिया के यानी कि ब्रिक्स जो इंडिया के पड़ोसी हैं, साउथ एशिया में पड़ते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंडिया की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। तो ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई अगर इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी या इनका जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा,
ये लोग ऑब्वियस सी बात है कि भाई गरीबी स्तर में रहेंगे। दूसरा, आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि लगभग 15% आपकी जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, वो लगभग खेतों में ही सड़ जाता है। और लगभग जो सब्जियां हैं वो सब्जियां क्या है, खेतों में सड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या है, पहुंच नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चरली इनकी पहुंच नहीं है तो क्या होगा कि भाई उनकी जो सब्जियां हैं वो टोटली खेतों में सड़ जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप एग्रीकल्चर और सड़कों पर फोकस किया जाए, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, जिससे कि मंडियों को जोड़ा जा सके। 17-18 के बजट में लगभग 22,000 रूरल हार्ट्स एस्टेब्लिश होने की बात की गई थी कि रूरल हार्ट्स एस्टेब्लिश होंगे जो किसानों से उनकी ज़मीन उनकी फसल खरीदेंगे और बाद में वो मंडी तक, बड़ी मंडी तक पहुंचाएंगे। तो ये भी उनकी बात की गई थी, लेकिन अभी पर उस पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है किसानों के लिए सस्ता कर्ज, क्योंकि किसानों को सस्ता कर्ज प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो किसानों को ज़रूरत के हिसाब से सस्ता कर्ज दिया जाए। साथ ही साथ, हालांकि अभी भी एक केसीसी नाम से एक स्कीम चलती है, लेकिन वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है और ना ही लीगल राइट है। वो सिर्फ बैंक को अधिकार है कि वो अपने बेस पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराए। तो बैंक अपनी जो क्रेडिटबिलिटी है वो सिक्योर करके ही ऋण प्रोवाइड कराती है, जिससे कि बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अशिक्षा भी है। तो अब वो उनको मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको अच्छी तरीके से या आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। तो आसानी से ऋण के लिए बात की गई थी। फसल के लिए इन्होंने 4% की दर निर्धारित की थी कि 4% पर आसानी से ऋण दिया जाए, जो आज 7% है, 4% नहीं लेके आ पाए। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों दोनों को बात की गई थी कि भाई गरीब और ज़रूरतमंदों दोनों को ही ऋण प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ आप प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत देने की बात की गई थी कि भाई कृषि जोखिम कोष स्थापित किया जाए, जिससे कि किसानों की फसल अगर सड़ जाती है तो उसमें हम उनको कुछ राहत दे पाएँ। ठीक है, आपदाओं के दौरान कृषकों के ऋण वसूली और सरकार की ओर से ऋण पर ब्याज छूट की भी सुविधा प्रदान की जाए, जिससे किसान आत्महत्या ना करें और उनके ऊपर कोई मानसिक दबाव ना बने। ठीक है, यहाँ पर आत्महत्या की बात की गई है। ठीक है, तो आत्महत्या में क्या इन्होंने कहा है कि भाई जो है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिकता के आधार पर उन इलाकों में सक्रिय रूप से लागू किया जाए जिसमें किसान आत्महत्याएं घटनाएं हो रही हैं। तो उनको, जिससे कि उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए किसानों को ये सुविधा प्रोवाइड की जाए। अगला बात की गई है किसानों की समस्याओं को ठीक से समझने के लिए राज्य स्तरीय आयोग की बात की गई है, क्योंकि केंद्र स्तर पर तो किसानों की समस्या है, लेकिन क्या है कि इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स नेशन। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग समस्या होंगी, प्लेन एरिया में अलग समस्या होंगी, अदर एरिया में अलग समस्या होंगी। तो उनकी जो बेसिकली समस्या क्या है, उस समस्या का रेजोल्यूशन तभी आप दिया जा सकता है जब प्रॉब्लम को समझा जा सके। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या है कि भाई आपको उनको राज्य स्तरीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही जैव संसाधनों के विकास विकसित करने की बात की गई है। ठीक, क्योंकि भारत में ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए जैव संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इस दिशा में उन्होंने मतलब जो सुधार करने की बात की गई है। इसमें सबसे पहला है कि जैव विविधता तक पहुँच एवं पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे गैर काष्ठीय जो वन उत्पादक तक पहुँच के साथ साथ जो औषधीय पौधे एवं तेल पैदा करने वाले पौधों को लाभकारी सूक्ष्म जीव में शामिल किया जाए। ठीक है, अगली बात की गई है कि ब्रीडिंग के माध्यम से उन्नत जानवर पैदा हों। ठीक है, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि संबंधित क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसान की इनकम में एक्स्ट्रा जो एडिशन है वो किया जा सके। ठीक है, अगली बात की गई है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग। तो 2018 के बजट में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी जो है ना लगभग 1.5 गुना कर दिया गया था 18-19 के बजट में। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसमें एक बात कही है कि फसल उत्पादन के लिए मूल्य 50% दाम जो है ना किसानों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 गुना, यानी कि अगर 1 रुपये आपकी लागत आ रही है तो आपको 50 पैसे का मार्जिन दिया जाना चाहिए, जिससे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो बढ़े। ठीक है, और उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज जो है ना कम दामों पर मुहैया कराए जाएं। आज बेसिकली क्या होता है, मंडी में अगर आप जाते हैं तो मंडी के अंदर अगर आपका माल 50,000 का बिकता है तो 20,000 आपको कैश दे दिया जाता है, 30,000 बोला जाता है बाद में ले जाना। जब आप बाद में जाते तो कहेंगे सर हमें ये ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो आप उस दुकान से ले लो। वो लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई हमारी दुकान है, वहाँ से ले आओ। तो वहाँ पर किसानों को औंधे पौने दाम पर क्या होता है कि बीज और खाद दी जाती है, जिससे कि किसान को एक तरीके से बांध के रखा हुआ है। तो इस सिस्टम से किसान को छुटकारा दिलाना है, यानी कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज कम दामों पर मुहैया कराने की
बात की गई है। ठीक है, गांवों में किसान को जो एडवाइस करने के लिए जो है ना विलेज नॉलेज सेंटर की बात की गई कि गांवों के अंदर विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएं, जिससे किसानों को उन फसल से रिलेटेड उनको एडवाइस किया जाए। यहाँ पर बात की गई है कि महिलाओं को भी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे भागों में महिलाओं की कृषि के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और जोखिम फंड की बात की गई है कि भाई किसानों के लिए जोखिम फंड बनाए जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को मदद दी जा सके। ठीक है, अब अगर रोजगार की बात करें तो मैंने एक बात की थी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, तो इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो है 49% पॉपुलेशन पर 17% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। कहाँ पर? जीडीपी में। तो अगर इसको टोटल इंडिया का जीडीपी 2.2 ट्रिलियन है। कितना है? 2.2 ट्रिलियन। 2.2 ट्रिलियन को 49% पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग ये बनती है 20,000। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आती? कुछ नहीं निकल के आती है। एक आदमी को 20,000 पूरी सालाना हो रहा है, तो अगर उसको डिवाइड किया जाता है तो लगभग आपका 2.5 थाउजेंड पर मंथ आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बड़े यानी कि कम प्रोडक्टिविटी के लिए बड़ी जनसंख्या यहाँ पर इसमें लगी हुई है, जिसको कि हम सीधी छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 1961 में कुल कार्यबल में 75.9% जो क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र में संलग्न था। 1999 में संख्या घटकर 59.9 हो गई है, और अभी भी कृषि क्षेत्रों में सबसे जो कृषि ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो अगर पूंजीवादी इकोनॉमी के पर्पज से देखा जाए तो ये जो है ना अनप्रोडक्टिविटी और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इसके लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन ये है कि जो उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। ठीक है, साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के जैसे कि वास्तविक उत्पादकता सुधार के साथ साथ मजदूरी वृद्धि के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसमें कहा कि भाई अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास किया जाए। ठीक है, श्रम गहन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देना, इन क्षेत्रों पर तीव्र विकास पर जोर देना। ठीक है, और साथ ही कहा गया है कि भाई नीचे श्रम मानकों को कम किए बिना श्रम बाजारों के कामकाज में सुधार के श्रम कानूनों को आवश्यक सुधार किया जाए। श्रम मानकों को कम किए बिना, श्रम मानक जो है ना कम ना किए जाएं, लेकिन बाजारों के कामकाज में सुधार किया जाए। श्रम कानूनों में आवश्यक सुधारों को इम्प्लीमेंट इंडिया में किया जाए, क्योंकि इंडिया में जो लेबर लॉ बहुत ही वीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला कहा गया है कि व्यापार, रेस्तरां, परिवहन, निर्माण, मरम्मत, अन्य सेवाओं जैसे विशेष क्षेत्रों में उप क्षेत्रों को विकसित करने और गैर कृषि रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया इंडिया में 49% पॉपुलेशन है। तो अब अगर 49% पॉपुलेशन अभी लगी पड़ी है तो इसको बाहर निकालना है यहाँ से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपको व्यापार, रेस्तरां, अदर चीज़ों के अंदर भी जो है ना जो पब्लिक को निवेश किया जाए, जिससे कि वहाँ पर वो कुछ ढंग का पैदा कर सकें, जिससे कि उनकी पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो है ना वो वृद्धि हो सके, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उनको क्या होगा भाई, उनका जीवन स्तर ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा और एचडीआई में नंबर बना जाएगा। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है ना लगभग 129-30 स्टेज पे चला जाता है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि 50% जनसंख्या का जीवन स्तर जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? 20,000 है। ठीक है, तो यानी कि इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी बड़े पैमाने पर इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी बहुत है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी बड़े पैमाने पर है तो क्या होगा, तो देश के अंदर जो एक बड़ी जनसंख्या है वो आज भी लो पर कैपिटा इनकम से जूझ रही है। तो देश के अंदर संभव ही नहीं है कि भाई उसको एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिल जाए। ठीक है, इनइक्वलिटी IHDI इंडिया जो निकालते हैं तो लगभग पाते हैं कि जो है ना लगभग जो लोअर 20% पॉपुलेशन है उसका जो HDI है वो नेगेटिव भी चला जाता है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली HDI से क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा HDI को। तो इसीलिए हमें फोकस करने की क्या ज़रूरत है, लोअर 20% पॉपुलेशन को क्या करना है, उसको फोकस करना है। ठीक है ना, तो स्वामीनाथन आयोग की बेसिकली रिपोर्ट का मैं ये जो कहा गया था कि भाई इन चीज़ों पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा है किसानों के लिए सस्ता कर्ज दिया जाए किसानों को,
ठीक है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको रोका जाए, और किसानों को सिंचाई सुधार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है, क्योंकि इंडिया में किसान जो है ना कॉमर्शियल कृषि नहीं कर पाते। कॉमर्शियल कृषि जो होती है उसमें उसके लिए किसानों को सिंचाई वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए अभी का सरकार ने द्वारा जो है ना राहत पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, उसमें भी एक वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खर्च होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि देश में कुछ बेहतर हो सके। और स्वामीनाथन जी ने कहा था, इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल बी फेल। तो एग्रीकल्चर को हमें फेल नहीं होने देना है। और इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन ही लेकर आए थे, ठीक है ना। और इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं वो हैं हमारे नॉर्मन ई वॉरलॉग, ठीक है ना। तो नॉर्मन ई वॉरलॉग बेसिकली ये मैक्सिको के थे और इनके ये शिष्य रहे हैं MS स्वामीनाथन। बहुत बहुत धन्यवाद।